तो आज हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे और मैंने कहा था कि हमने तीसरी और चौथी शर्त जो है वो उलमा के नज़दीक मुख्तलफ ही है। स्कॉलर्स के यहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है और बहुत से स्कॉलर्स से डिसएग्री करते हैं। बहरहाल ये एक किस्म की उन्होंने जिसे कहते हैं ना इंस्ट्रूमेंटली कुछ शराइत लागू की हैं ताकि लोग जो हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उनके पास दूसरी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करना ज़रा मुश्किल है, तो हाँ फिर इस तरीके से कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं ना एक जुगाड़ लगाया जा सकता है जो उन्होंने लगाया। अब शेयर्स की जो तिजारत का हुक्म है, अब इसके हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जी जज़ाकल्लाह। शेयर्स जो है आमतौर पे दो मकासद के लिए खरीदे जाते हैं। पहला मकसद जो है वो है कि कंपनी का मालिक बनने के गर्ज से, ताकि सालाना इनकम हासिल की जा सके। और सालाना इनकम से मुराद यहाँ पे क्या है? डिविडेंड्स। तो सालाना इनकम के हवाले से इस पे जो है वो कुछ लोग इस गर्ज से जो है वो शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है ना, और खरीदने के हवाले से हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दूसरी कंडीशन, दूसरी सूरत क्या है कि शेयर्स की कीमत बढ़ने पर इनको बेचकर मुनाफा कमाने की गर्ज से। तो ऑब्वियसली बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका काम क्या होता है कि बस वो खरीदते हैं और यहाँ से सेलिंग कर लेते हैं। जैसे उसकी वैल्यू बढ़ती है तो उसके बाद जो डिफरेंस होता है वो उनको बेनिफिट मिल जाता है, वो आगे बेच देते हैं। इसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यही चीज चल रही होती है। बाज अहले इल्म ने दूसरी शक्ल को दुरुस्त करार नहीं दिया, क्योंकि ये किमार के दरवाजे खोलता है और इसमें तखमीना साजी जो है वो शामिल होती है, यानी स्पेकुलेशन होती है। थोड़ी सी इसमें शक्कर डाल सकते हैं? शक्कर है ना? जजाकल्लाह। शक्कर नहीं? थोड़ा सा डाल दे मेरे को, इतनी सी चीज़ याद है। तो वो कहते हैं कि देखें ये जो है किमार यानी जुआ थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व हो जाता है कि ऑब्वियसली जब आपने एक शेयर्स खरीदे हैं, अब आप वेट कर रहे हैं कि उसकी कीमत जो है वो मार्केट के अंदर बढ़ जाए, तो आप क्या करेंगे? उसको सेल कर देंगे और सेल करने के बाद जो डिफरेंस होगा वो आपको बेनिफिट के तौर पे मिल जाएगा। तो बाज़ उलमा कहते हैं कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि इससे जुए के दरवाजे खुलते हैं, क्योंकि जुए में भी ऐसे ही होता है कि आप वेट कर रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अचानक जो है ना आपका एक जहन इस बारे में बनता है। एक मिनट जरा। तो बाज़ अहले इल्म ने ये एतराज़ उठाया, लेकिन हकीकी बात क्या है कि दीगर अहले इल्म ने इसकी इजाज़त दी है, बशर्ते कि शेयर्स की खरीदो फरोख्त जायज़ हो। तो कहते हैं बाज़ अहले इल्म ने कहा कि देखिए जब शेयर्स की खरीदो फरोख्त जायज़ है, तो अगर जायज़ है तो खरीदने वाले का मकसद उसको हराम नहीं करता, खुसूसन जबकि वो किसी शरई हद को पामाल नहीं कर रहा, तो ये बात सही है। यानी अगर आप कहते हैं कि शेयर्स की खरीदो फरोख्त आप कर सकते हैं, वंस दैट इज डिसाइडेड, तो उसके बाद जब आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं तो फिर सिर्फ आपका मकसद कोई मुनाफा कमाना हो तो कोई बात नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, गाड़ियां लेते हैं या मोबाइल फोन्स लेते हैं, या स्पेशली कुछ करेंसी इवन लेते हैं। करेंसी इसलिए लेते हैं कि जी हम करेंसी अभी ले लेंगे, बाद में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, हम इसको बेच के हम क्या करेंगे, इससे कोई ना कोई मुनाफा हासिल कर लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से कोई बंदा किसी भी चीज को, प्लॉट्स कई लोग कैसे करते हैं, प्लॉट्स खरीदते हैं, आपको पता है जमीनें खरीदते हैं, और जमीनों को वो वैल्यू अप्रिसिएशन की इंतजार करते हैं, जैसे उसकी वैल्यू और कीमत बढ़ती है फिर वो उसको क्या करते हैं, दे सेल दैट ऑफ। तो उस सेलिंग से क्या होता है, उनको बेनिफिट हो जाता है। तो उलमा कहते हैं कि इसमें कोई मसला नहीं है। जो अक्सर उलमा की राय ये है, एज लॉन्ग एज उसके अंदर शरही हद को पामाल ना किया जा रहा हो, यानी अगर किसी शरी प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज ना किया जा रहा हो, फिर कोई मसला नहीं है। ठीक है ना? और ऑब्वियसली क्यों किया जाएगा? जब उसका खरीदना या फरोख्त करना जायज है, तो ऑब्वियसली जो एक बंदा मुनाफे के लिए उसकी खरीदो फरोख्त करता है तो कोई मसला नहीं, ऑब्वियसली बिकॉज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। हाँ, जो उलमा इसकी खरीदो फरोख्त के कायल नहीं है, तो फिर जाहिर है उनके लिए सवाल पैदा होगा कि पहली बात है खरीदो फरोख्त ही जायज नहीं है, और फिर उसके बाद आप उसमें से मुनाफा कमाना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली फिर वो चीज जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है ना? तो इन दैट सेंस आई होप कि आप लोगों को बात समझ आ गई। किसी को कोई सवाल होगा तो दरमियान में कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है? शेयर्स पर जक़ात क्या है? अब शेयर्स पे क्या है, जक़ात की बहस भी मौजूद है उलमा की। अहनाफ के यहाँ जक़ात चूंकि अफराद पर होती है, इसलिए शेयर होल्डर्स पर जक़ात वाजिब होगी, ना कि कंपनी पर। ठीक है ना? तो अहनाफ के यहाँ असल में जक़ात अफराद पर होती है, इंडिविजुअल्स पर होती है, कंपनी पर नहीं हो सकती। तो कहते हैं कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी जक़ात निकालें, कंपनी को जक़ात निकालने की जरूरत नहीं, बेशक वो बिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस भी रख रही हो। चूंकि उसूली तौर पे आपने कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पे कबूल कर लिया, एक उसको अलग कानूनी शनाख्त दे दी है, तो इसीलिए अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस पे यानी अब वो जो कि अलग कानूनी शख्सियत दे दी है, तो अब शेयर होल्डर्स जो हैं
वो जो है वो असल में जकात देंगे, क्योंकि इंडिविजुअल्स के ऊपर, जो इंसान है उनके ऊपर जकात वाजिब होती है। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यानी किसी ऐसी नौ जिसे कहते हैं ना लीगल एंटिटी जिसमें इंसान शामिल नहीं है, उसके ऊपर जकात वाजिब नहीं होती। तो अहनाफ के यहाँ ये असूल है पाया जाता है। जबकि शाफिया के यहाँ जकात माल पर वाजिब होती है, इसलिए उनके यहाँ नाबालिग बच्चे के माल पर भी जकात लागू होगी, हालांकि वो मुकल्लिफ नहीं है, हालांकि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसलिए इनके यहाँ कंपनी पर जकात वाजिब होगी, ना कि शेयर होल्डर्स पर। ठीक है, इट्स वेरी ओपन, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, ठीक हो गया, ये फर्क समझ आ रहा है आप लोगों को? तो उस मौके पर फिर क्या होगा कि शेयर होल्डर्स को अपनी जकात, अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि जब कंपनी ने जकात दे दी तो क्या शेयर होल्डर्स को जकात देनी पड़ेगी? ये सवाल पैदा होता है ना। मिसाल के तौर पे अहनाफ कहते हैं कि इंडिविजुअल्स को देनी है, कंपनी को जरूरत नहीं है। अच्छा, शवाफे कहते हैं, शाफी रहमतुल्लाह अलैह के फॉलोअर्स, वो कहते हैं कि माल पर जकात है, तो माल जहां पे इकट्ठी हो गया, बेशक कंपनी का माल है, इंडिविजुअल का माल है, तो उसको उसमें से जकात देनी है, बेशक वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं। तो इमाम शाफी के नजदीक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बच्चा है, हालांकि वो जिम्मेदार नहीं है, उस पर अभी शरई अहकामात लागू नहीं होते, क्योंकि वो बच्चा है, नाबालिग बच्चे की अगर हम बात कर रहे हैं ना, अंडर एज की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है वो मुकल्लफ नहीं, ना नमाज उसके ऊपर लागू है, ना कुछ और अहकामात लागू हैं, बिकॉज उसकी अभी यानी वो बालिग नहीं है। तो उनके नजदीक उनका अगर उसका माल मौजूद है, माल मिसाल के तौर पे विरासत में उसको माल मिल गया, या वैसे ही उसके नाम पे उसके वालिदैन ने प्रॉपर्टी कर्ज दी है, काफी प्रॉपर्टीज लगाई हुई हैं, या गोल्ड है उसके नाम पे, बच्ची है, छोटी बच्ची है, अभी नाबालिग है, लेकिन वालिद ने उसके साथ नाम पे उसकी ऑनरशिप में एक बैंक अकाउंट खुलवा के या किसी जगह पे उसके लिए एक उसके नाम पे एक गोल्ड रिजर्व किया हुआ है, तो जाहिर है उस पर आपने जकात देनी है, इमाम शाफी के रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक। तो इंडिविजुअल्स पे और चीज पे फर्क है, ठीक है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता वो, लेकिन वो जकात कौन देगा? उसका वली देगा, जाहिर है उसका गार्डियन देगा, वालिद के ऊपर जिम्मेदारी होगी, जो उसका केयर टेकर है, जो उसे उस माल की हिफाजत कर रहा है। शरी कायदा यह है कि एक माल पर दोहरी जकात नहीं हो सकती। तो अब ऑब्वियसली इनमें से एक है, या तो कंपनी जकात देगी, जब कंपनी जकात देगी तो फिर मुझे जकात देने की जरूरत नहीं है मेरे शेयर होल्डर्स पे, तो फिर होगा क्या कि मेरी जो पैसा है जो मेरे मैं मुझे डिविडेंड के तौर पे मिल रहा है, अगर कंपनी जकात दे रही है तो ऑब्वियसली वो डिडक्ट कर रही है ना, वो आपके पैसों से माल डिडक्ट करके आपको इनकम दे रही है। तो ऑब्वियसली फिर ऐसे मौके पर आपको उसमें से जकात देने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके अलावा जो माल होगा उस पर से आपको जकात देनी है। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी अहनाफ के यहाँ चूंकि इंडिविजुअल्स पर है और कंपनी कंपनी नहीं दे सकती, कंपनी को देनी नहीं चाहिए, तो इंडिविजुअल्स ने, और इंडिविजुअल्स जो है वो वहां से उनके ऊपर लागू होगी, और वो उसी तरह लागू होगी कि जैसे एक बंदे की इनकम होती है, सैलरी होती है, तो साल बाद जो उसका साल अगर उस पर गुजर जाता है उसके ऊपर, और वो ज़कातेबल जिसे कहते हैं ना, ज़कात के बेंचमार्क को वो चीज़ पहुंचती है, तो आपको उसके मुताबिक वो देनी है। ठीक है। शेयर्स की कीमतों की इकसाम क्या है? शेयर्स की कीमतें कितनी तरह की होती हैं? फेस वैल्यू यानी सर्टिफिकेट पे लिखी होती है कीमत, जिसको पार वैल्यू भी कहते हैं, ये ऑलरेडी हम इस पे बात कर चुके हैं। मार्केट वैल्यू यानी बाजारी कीमत, जिस पर शेयर्स बाजार में फरोख्त होते हैं। ठीक है, मेक सेंस। जब मैंने आपको नोट की, रुपए की मिसाल दी थी, अगर आपको याद हो, ठीक है ना, करेंसी की। ब्रेकअप वैल्यू कौन सी होती है? यानी अगर कंपनी तहलील, यानी अगर कंपनी को आप डिसॉल्व कर रहे हो, या कंपनी जो डिफॉल्ट कर जाती है, तो उस मौके पर जो ब्रेकअप वैल्यू वो होती है, जो कि आप जिस कीमत के ऊपर कंपनी के शेयर्स जो है जब वो डिसॉल्व हो रही होती है तब बिक रहे होते हैं। ठीक है ना। तो हर शेयर के मुकाबले में कंपनी के असासों का जो हिस्सा आएगा वो ब्रेकअप वैल्यू होगी। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे ऑब्वियसली अब आप कंपनी डिसॉल्व कर रहे हैं, तो अब एसेट्स जो है, आपने उन लोगों को, जिन लोगों के पास शेयर्स हैं, उनको आपने क्या, कंपनी के वो मालिक हैं, तो आपने अल्टीमेटली क्या करना है, उनको उनके असासों की परसेंटेज वापस करनी है। तो जो जो परसेंटेज एक एक शेयर के अगेंस्ट मिल रही होगी उसको हम ब्रेकअप वैल्यू कहेंगे। जाहिर है वो जरूरी नहीं है कि वो ऊपर नीचे भी हो सकती है, तो वो एक्चुअल वैल्यू ब्रेकअप वैल्यू से कहते हैं। तो ये चीज है। ठीक है, आई होप ये तो थोड़ी टर्म्स हैं, इसको देख लीजिए। उसके बाद देखें कि सबसे ज्यादा अमली तौर पर मुमकिन और बेहतर मार्केट वैल्यू है, चूंकि मार्केट वैल्यू ही सही मानों पर, हाँ अब ये सवाल असल में पैदा होता है कि जब आपने ट्रांजैक्शंस करनी है, या अपने पास आपने ज़कात की बात करनी है, तो आपकी शेयर जो है, क्योंकि आप शेयर होल्डर हैं, तो शेयर्स की कौन सी वैल्यू के ऊपर आपने क्या करना है, ये सब कुछ करना है। तो आमतौर पे फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू होती है। ब्रेकअप वैल्यू तब होती है ऑब्वियसली जब कंपनी तहलील हो रही हो, और वो तब एक वंस इन सिचुएशन होती है जब कंपनी को यानी डिफॉल्ट कर जाए, तो उस मौके पर जाहिर है शेयर होल्डर्स को जब ज़कात देनी है, तो वो उस ब्रेकअप वैल्यू के मुताबिक। लेकिन एक्चुअल में मार्केट वैल्यू जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअल में नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर कंसिडर की जाती है, कि एक्चुअल में मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, और उस वैल्यू के मुताबिक आपको अपनी ज़कात को कैलकुलेट करना होगा।
अब काबिल ज़कात और नाकाबिल ज़कात माल की तकसीम। बाज़ अहले इल्म की राय है शेयर्स शेयर्स चूंकि खुद उरूज तिजारत की हैसियत हासिल कर चुके हैं, इसलिए इनकी पूरी मार्केट वैल्यू पर ज़कात होगी। ठीक है ना, पूरी मार्केट वैल्यू पर ज़कात होगी। ठीक है, शेयर्स चूंकि खुद उरूज तिजारत है, मतलब उरूज तिजारत का मतलब है कमोडिटीज, यानी जो बिजनेस कमोडिटीज होती हैं उनको उरूज तिजारत कहते हैं, यानी वो जो चीजें बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो अब स्कॉलर्स कहते हैं कि असल में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा समझें। एक वो चीज होती है जो किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और एक चीज वो होती है जो खुद मार्केट के अंदर बाइंग एंड सेलिंग जिसकी हो रही होती है। तो आगाज के अंदर जो सर्टिफिकेट था शेयर्स का, शेयर्स बेसिकली वो एक सर्टिफिकेट था, इस चीज की दलील और एविडेंस था कि आप फला फला चीज के मालिक हैं। दैट वाज इट, नॉट मोर देन दैट। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब स्टॉक एक्सचेंज आया, जब मार्केट एक्चुअली डेवलप हुई, उसके लिए एक सूक डेवलप हुआ, तो उसके अंदर फिर क्या हुआ कि बाकायदा शेयर्स की खरीदो फरोख्त शुरू हो गई। और जब शेयर्स की खरीदो फरोख्त शुरू हुई तो फिर एक्चुअल में क्या हुआ कि बाकायदा उलमा ने कंसिडर किया कि अब ये जो चीजें हैं, जो शेयर्स हैं, अब ये उरूज तिजारत है, अब ये इटसेल्फ एक बाइंग एंड सेलिंग वाली चीज है। पहले तो नहीं थी, पहले तो बेसिकली ये एक रिप्रेजेंटेशन थी इस बात की कि मैं इस कंपनी का मालिक हूं, मेरे पास सर्टिफिकेशन है। जैसे होता है ना, मिसाल के तौर पे आपकी कोई सर्टिफिकेशन, आप लोगों ने कोई मुआहिदा किया है और मुआहिदा करने के बाद आप एक सर्टिफिकेट ले लेते हो, यार मैं इस कंपनी का 50% का मालिक हूं, और एक ने कह दिया मैं 50%, तो ये पहले एक मुआहिदा ही था। अब उसकी आप खरीदो फरोख्त तो नहीं कर सकते ना, वो कंपनी की खरीदो फरोख्त होती है। लेकिन अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब स्टॉक एक्सचेंज आया तो उसकी बेसिस पे क्या होना शुरू हो गया कि बाकायदा जो है वो फिर उरूज तिजारत बन गई। तो सवाल ये पैदा होता है, जब वो उरूज तिजारत बन गई तो उसके अंदर क्या वो हम उसको किस हद तक किस तरीके से हम ले सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, डज दैट मेक सेंस? चलिए जी, दूसरे उलमा की राय है कि चूंकि शेयर्स कंपनी के असासों की नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए असासों के काबिल ज़कात या नाकाबिल ज़कात की तकसीम करनी चाहिए। तो उलमा कहते हैं शेयर्स पे ज़कात की बात ना करें, आप असल में जो असासें हैं, जो पीछे वैल्यू है, जिसकी बेसिस के ऊपर जिनको ये शेयर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनकी बात करें। ठीक है, अच्छा जी। बाद में दरमियानी राय निकाली, उन्होंने कहा अगर तो कैपिटल गेन के लिए शेयर्स खरीदो फरोख्त की गई है तो फिर तो मार्केट वैल्यू के मुताबिक ही करेगा, और अगर वो मुनाफा हासिल करने के लिए शेयर्स खरीदता है तो अगर उसके पास तकसीम की गुंजाइश है तो कर ले, वरना मार्केट वैल्यू को ही बुनियाद बनाकर ज़कात। असल में प्रैक्टिकली होता ये है, मैं आपको बताऊं कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं उसके अंदर ये करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये आइडियल बात तो ये है, आइडियल बात ये है कि आप ऐसा करें कि आप डिटेल में जाएं, और आप जाएं कि और आप कहें कि जी हर शेयर जो है वो चूंकि इन इन एसेट्स को और इन इन वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम उन वैल्यूएबल चीजों के मुताबिक अपने ज़कात देंगे, तो ऑब्वियसली वो कंपनी ही देगी, कंपनी मैटर करेगी और शेयर होल्डर्स मिलकर ये बात करेंगे। लेकिन असल में बात यह है कि ये चीज प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपके पास शेयर होल्डर्स के मुताबिक, क्योंकि शेयर होल्डर्स के पास वो एक्सेस तो नहीं होती, उन सारी डिटेल्स की एक्सेस नहीं होती, उनके लिए करना मुश्किल होता है। तो आपके लिए आसान काम क्या होता है कि आप मार्केट वैल्यू जो शेयर्स है उसके मुताबिक जो है ना वो दे दें, वो ज्यादा बेहतर है। यानी तो दरमियानी राय जो है वो ज्यादा बेहतर है कि आप मार्केट वैल्यू जो आपकी शेयर्स की है उसके मुताबिक आप जकात कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मार्केट वैल्यू वाली बात ही राज मालूम होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वला यजमउ बैन मुतफर्रिकिन वला युफर्रकु बैन मुज्तमिइन मखाफत सदक़त व मा करहा। ज़कात के खिलाफ के खौफ से अलग अलग माल को जमा नहीं किया जाए और ना ही इकट्ठे माल को अलग किया जाए, और जो दो शरीक हों जिनका माल मिला हो तो वो बराबर तरीके से ज़कात का बोझ आपस में बांटें, और ज़कात में ना तो बूढ़ा जानवर लिया जाए और ना ही कोई ऐबदार जानवर लिया जाए। तो इससे पता चलता है कि आप ऐसा करें कि ज़कात के खौफ से अलग अलग, यानी माल को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। यानी कौन सी ऐसी, अब देखें ना, मिसाल के तौर पे बहुत सी ऐसी आइटम्स हैं ज़कात की जो जिन पर ज़कात अप्लाई नहीं होती। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे टूल्स है, कंपनी जो है, कंपनी के पास कुछ चीजें हैं सेल करने के लिए, और कंपनी के पास कुछ चीजें हैं जो सेल करने के लिए नहीं है। मिसाल के तौर पे जैसे टूल्स है, आपको पता है कि टूल्स जो होते हैं उनके ऊपर ज़कात नहीं होती। फैक्ट्री एक बंदे के पास है तो फैक्ट्री का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा ना उस पर ज़कात होगी, लेकिन जो फैक्ट्री के अंदर मशीनरी है उसके ऊपर ज़कात नहीं होती। ठीक है ना, ये टूल्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं उनके ऊपर ज़कात नहीं होती। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब ये तफरीक कैसे हम करें, यानी अब कंपनी के पास तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जिस जो पैसे जनरेट कर रही है, अब वो सारे टूल्स जिसमें मींस ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के जो सोर्सेज हैं
उनको डिफरेंशिएट करना, ये कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है ना। कंपनीज, हाँ शायद अगर कंपनी के ऊपर ज़कात लागू होती है तो वो शायद कर ले, लेकिन ऑब्वियसली जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनमें ये करना बहुत मुश्किल होता है। तो आसान तरीका फिर ये होता है, उलमा कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप जो है ना मार्केट वैल्यू को बेस बना के उसके ऊपर आप कर लें, और इस तरह की तकसीम ना करें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, यह तकल्लुफ है कि मालों को अलग अलग करके तकसीम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो मिला जुला माल है उसको मिला जुला करें और उसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा उलमा ने इस बारे में डिस्कशन की हुई है। हाँ, अब ये मसला है कि कर्जों की मौजूदगी में ज़कात का मसला, ये भी एक मसला, क्योंकि कंपनी कर्ज भी लेती है, तो क्या कंपनी में से कर्ज को माइनस करके हम ज़कात करेंगे या फिर उसके अंदर शामिल करेंगे, ये बहस मौजूद है। ठीक है ना। ज़कात से दियून का मुस्तस्ना होना फुक़हा के यहाँ मुत्तफ़क़ुन अलैह नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपने ज़कात देनी है, तो क्या वो ज़कात जो है आपने उसमें से लोन को माइनस करना है कि नहीं करना, ये एक हमेशा उलमा के यहाँ बहस रही है। हम्म। एक मिनट जी। तो हमेशा उलमा के यहाँ ये बहस रही है कि जब भी जक़ात, अगर आप पे ऊपर कर्जा है और जका आपके ऊपर कर्जा है, तो क्या अब आपने जक़ात देनी है, तो क्या उसमें से हमें कर्जे को माइनस करना होगा कि नहीं होगा। अब इस पे इत्तेफाक नहीं है उलमा का, इसमें इख्तिलाफ है। हनफिया और हम्बलिया के यहाँ तो दुयून मुस्तस्ना होते हैं। दुयून का मतलब क्या है, कर्जे मुस्तस्ना होते हैं। ठीक है। जबकि शाफिया क्या मुस्तस्ना नहीं होते। ठीक है। यानी इन अदर वर्ड्स कि आप उसको माइनस करके जक़ात देंगे, यानी अगर आपके पास मिसाल के तौर पे जक़ात आपने कैलकुलेट करनी है, तो आप अपने पहले कर्जों को माइनस करें और जो अमाउंट बच जाएगी आपने उसके ऊपर जक़ात देनी। ठीक है ना, ये बहस मौजूद है हनफिया और हम्बलिया के यहाँ। लेकिन शाफिया के नज़दीक ऐसा नहीं है, उनके नज़दीक कर्जा जो है वो मुस्तस्ना नहीं होता। और मालिकिया के यहाँ नुकूद मुस्तस्ना होते हैं, गैर नुकूद में नहीं होती। ये उनकी तफसीलात मौजूद है। अब इसके पीछे पूरी लंबी चौड़ी बहस है कि उन्होंने नुकूद का मतलब है कैश, एनीथिंग दैट कैन बी, जो है ना कैश या फिर बॉन्ड्स या इस तरह की चीजें। ठीक है ना। तो एनीथिंग दैट इज इन फॉर्म ऑफ कैश, या जिसको हम कहते हैं लिक्विड एसेट्स, कहते हैं लिक्विड एसेट्स होते हैं जो फौरन आपके जो है ना वो एज अ यानी सेल हो जाते हैं, और यानी आप फौरन उसको जो है ना कंज्यूम कर सकते हो या फिर उनको स्पेंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कंज्यूम नहीं कर सकते, स्पेंड कर सकते हो। तो उनको जो है ना नुकूद कहते हैं। तो मालिकिया के यहाँ ये फर्क है थोड़ा सा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक ये तजवीज पेश की जाती है अब कि देखा जाए कि कर्जा लेकर इनको देखा जाए कि कर्जा लेकर इनको सिर्फ किन चीजों पर किया गया। बाज़ उलमा ने तफसील किया। अब उलमा ने कहा कि यार ऐसा करें, आप ऐसा कर लें कि आप देखें कि किस मकसद, ये किस ऑब्जेक्टिव के पीछे जो है ना वो आपने क्या किया कि वो आपने कर्जा लिया है। तो चाय मैं साथ साथ खा रहा हूँ गरम गरम चाय और साथ जलेबी है असल में। तो माजद, तो कहते हैं कर्जा लेकर देखा जाए कि वो किन चीजों पर सर्फ किया जा रहा है। अगर तो ऐसी चीजें खरीदी हैं जो काबिल ज़कात है तो इन पर ज़कात लागू होगी, और अगर नाकाबिल ज़कात चीजें खरीदी गई हैं तो इन पर ज़कात वाजिब ना होगी। यानी मालिकी और शाफिया के कॉल पर अमल किया जाना चाहिए, खुसूसन कंपनियों और तिजारतियों के कारोबार के हवाले से। ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं इनको देखा जाए किस मकसद के, किस ऑब्जेक्टिव के लिए आप जो है ना वो ज़कात वो ले रहे हैं। तो अगर वो कर्जा सिर्फ इस बुनियाद पे लिया जा रहा है कि उस पे ऐसी चीजें खरीदी जा रही हैं जिससे जो है ना वो ज़कात लागू होगी जिन पर, तो फिर आपको उस पे क्या करना है, उस पे आपने ज़कात देनी होगी। लेकिन अगर वो ऐसी नाकाबिले ज़कात जो चीजें हैं, ऐसी चीजें जिस पे ज़कात नहीं लगती, तो फिर ऑब्वियसली फिर आपको ज़कात देने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये तजवीज़ पेश की जाती है। जी अगेन ये डिपेंड करता है कि आपके पास दलाइल किस चीज़ के हैं, और आप किस ओपिनियन को जो है ना वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, उनकी बेसिस के ऊपर फैसला करते हैं। जी, किसी का सवाल यहाँ तक बताएं। किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए। एनीवन। हम्म। चले माशाल्लाह, चले। हम इंशाल्लाह अगली जो है टॉपिक उसको आगाज करते हैं। एक मिनट में मैं दूसरी प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ आपके साथ। सर चैट में क्वेश्चन आया है। जी जी प्लीज। अच्छा, चैट पे आया है, जबरदस्त।
ओके जी, चैट वाले क्या कह रहे हैं जी? सो द कर्जा ऑफ द कंपनीज ओनली और पर्सनल वंस एज वेल? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट बिट, दैट बिट। ठीक है। सो द कर्जा ऑफ कंपनीज ओनली और पर्सनल वंस एज वेल, बोथ, बोथ एट द सेम टाइम। ऑब्वियसली फुकहा ने इस बारे में बहस की। मतलब एक बिजनेसमैन है ना, तो एक बिजनेसमैन जो है वो अपना बिजनेस लोन लेता है। तो अब वो बिजनेस लोन ले रहा है तो क्या, अब वो बहुत सी कंपनीज जो है वो लोन्स पे चल रही हैं, बहुत से बिजनेसेस ऐसे हैं जो लोन्स पे चल रहे हैं, तो क्या उन पे जक़ात लागू होती है? तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं बिल्कुल होती है, शाफिया कहते हैं बिल्कुल होती है, हम्बलिया और हनफिया कहते हैं कि नहीं, क्योंकि वो कर्जा है, वो उसकी एक्चुअल एक्चुअल माल नहीं है। तो तो दरमियान में कहा इस तरह, तो फिर बाज़ उलमा कहते हैं कि भाई देखें, ऐसा जो बिजनेस मैन आदमी है उसके पास अपना पैसा पड़ा हुआ है, वो तो कर्जे से ले लेके बिजनेस से लाता रहेगा और वो मिलियंस एंड बिलियंस कमा रहा है, तो वो ज़कात नहीं दे रहा, उसको ज़कात देनी चाहिए। तो फिर उसमें दरमियानी राह उलमा ने ये निकाली कि वो देखें कि वो जब कर्जा ले रहा है तो उससे क्या चीज़ खरीद रहा है, किस पर्पस के लिए ले रहा है, और हम उसको एजुकेट करेंगे एक बिजनेसमैन को कि भाई अगर आपने इस कर्जे से, इस माल से अगर आपने जो है ना वो ऐसी चीजें खरीदनी है मोस्टली जो जकातेबल आइटम्स हैं जिनके ऊपर जकात लगेगी, तो फिर आपको जकात देनी हो रही है। अगर जकातेबल आइटम्स नहीं खरीदनी है आपने, तो फिर आप जो है ना उसमें से कर्जा जो है वो मुस्तस्ना कर सकते हो, और आप उसको जकात को यानी उसको एग्जेम्प्ट कर सकते हो। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन टू सर्टेन एक्सटेंट। अच्छा जी, ठीक है जी, चलें जी। आई एम ऑनर्ड एटलीस्ट टू सर्टेन एक्सटेंट। ऑलराइट जी, अब हमने बात करना है करेंसी के ऊपर। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट करेंसी, निज़ाम ज़र। चले बस मुझे 2-5 मिनट दे दें। ओके जी, जर की तारीफ क्या है? जर, जर कहते हैं करेंसी को, मनी को कहा जाता है। ठीक है। जिस मजकूरत, हाँ अच्छा, जर किसे कहा जाता है? अच्छा भाइयों और बहनों, ऐसा है कि मुझे ज़रा जाना पड़ गया इमरजेंसी किसी काम से। ये एक अलग टॉपिक है, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको हम इंशाल्लाह अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी, कुछ भाई हैं जो बार बार मुझे नैग कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं साथ। तो मैं इंशाल्लाह आपसे ना इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर विल टॉक अबाउट दिस। आप लोगों ने फौरन थम्स अप कर दिए, शुक्र है, जाए छुट्टी। एनीवेज, ठीक है, दैट्स गुड। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। ठीक है, चलें जी, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।